आदाब। बीजेपी ने भी आज अपना मंशूर जारी कर दिया है और कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए एक तरह से बीजेपी ने भी अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में बहुत से वादे, लुभावने वादे किए हैं। लेकिन बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर यही कहा जा रहा है कि आखिर इसमें नया क्या कुछ है। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों से लेकर निचले तबके को कह लें या फिर इसके अलावा राम मंदिर का इशू एक बार फिर से लाया गया है इस मैनिफेस्टो में। 370 का इशू, जम्मू कश्मीर का 370 का इशू भी इस बार मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के न्याय स्कीम के योजना के तर्ज पर इस बार बीजेपी पेंशन योजना लेकर आई है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर, इस मंशूर पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस ने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि झांसा पत्र है। और आपको याद होगा कि इसी तरह से जब कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया था उस वक्त बीजेपी ने भी उस मैनिफेस्टो और मंशूर पर सवाल खड़े किए थे। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या वाकई जो मैनिफेस्टो, जो मंशूर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, क्या ये वोटरों को लुभाने में कामयाब होगा और क्या इस मैनिफेस्टो के जरिए वोट हासिल कर पाएगी बीजेपी? यह देखना बहुत अहम होगा। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने आखिरकार आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस इंतखाबी मंशूर का नाम संकल्प पत्र रखा गया। इस इंतखाबी मंशूर में गुज़िश्ता साल के वादों की तरह कई बड़े वादे किए गए हैं। 2022 तक 75 संकल्प पूरा करने का वादा, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, मुल्क के तमाम किसानों को 6,000 रुपए सालाना, शहरियत तरमीमी बिल को कराया जाएगा पास, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हदफ, छोटे दुकानदारों को 60 साल बाद पेंशन का वादा, तलाक़े सलासा पर कानून बनाने का फिर से वादा, आर्टिकल 370 और 35A हटाने का वादा, कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी यकीनी, 15 मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का वादा, 2024 तक 200 एयरपोर्ट बनाने का हदफ। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद, ये हमारी प्रेरणा है। अंत्योदय, ये हमारा दर्शन है। और सुशासन, ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है। संकल्प पत्र में तमाम तरह के वादे किए गए हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों से झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र बताया है। मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफीनामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार, कभी फकीर और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र, वो जो वादा करते हैं, कभी निभाते नहीं। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के 125 झूठे वादों का जवाब मांग रहे हैं। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर सामने आ चुके हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए जाते हैं वो वादे सिर्फ वादे बनकर ही क्यों रह जाते हैं? जमीन पर इन वादों की हकीकत क्यों नहीं सामने आती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यहां बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वादे पूरे होंगे जो संकल्प लिए गए हैं, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्या
वाकई में ये वादे पूरे होंगे या फिर ये एक संकल्प ही बनकर रह जाएंगे, ये सिर्फ वादे ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि 2014 की मिसाल भी हमारे सामने है और इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सियासी पार्टियां इंतखाबात के मौसम में, इंतखाबी मौसम में अपने मंशूर और अपने घोषणा पत्र तो जारी करती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। क्या वाकई में जो वादे आज बीजेपी की जानिब से किए गए हैं संकल्प पत्र में, क्या ये पूरे होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज प्राइम डिबेट में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अश्वनी उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। डॉक्टर अजीज खान साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, आप भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मशकूर अहमद उस्मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में सीपीआई लीडर अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले अश्वनी उपाध्याय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि संकल्प पत्र तो पार्टी का जारी हो गया, लेकिन क्या वाकई में जो संकल्प किए गए हैं इस पत्र में वो पूरे होंगे? इस पर सभी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या वाकई में ये संकल्प पूरे होंगे? देखिए, हमने जो संकल्प लिया था 2014 में, उसमें से लगभग हमने 98% या कहें 99% पूरा किया। जो 2-3 चीजें नहीं कर पाए, उसके बदले हमने और भी बहुत सारी चीजें की। हाँ, 2-3 बातें थी जो हमारे 2014 के। अश्विनी जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं जी। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। अब इस राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसकी एक राष्ट्रभाषा हो, जिसमें एक विधान हो, जिसमें एक संविधान हो, जिसमें एक राष्ट्रगान हो, जिसमें एक निशान हो। यह है राष्ट्रवाद, जहां की विविधता में भी एकता हो, हर तबके के लोग हो, हर धर्म के लोग हो, सब अपनी अपनी बात करें, लेकिन एक चीज कॉमन हो। कॉमन क्या हो? एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रभाषा। यह है, हमने उसी को दोहराया है और बहुत जल्द उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात हम आते हैं, हमारा अंत्योदय हमारा दर्शन है। जो सबसे निचले तबके का वर्ग है वो गरीब है। हम गरीबी में गरीब को गरीब मानते हैं। हम गरीब को हिंदू और मुसलमान नहीं मानते। हम गरीब को जातियों में नहीं बांटते। हम गरीब को धर्म में नहीं बांटते। हम तुष्टीकरण नहीं करते। इसलिए हमारी जो अभी तक की जो पिछले 5 साल की योजनाएं थी, आप एक भी योजना ऐसा नहीं कह सकते जो हिंदू के लिए हो लेकिन मुस्लिम के लिए ना हो, या मुस्लिम के लिए हो तो सिख के लिए ना हो, या अपर कास्ट के लिए हो तो लोअर के लिए ना हो, या लोअर के लिए हो। जितनी भी योजनाएं थी, हमने जो वादा किया, सबको बिजली देंगे, सबको पानी देंगे, सबके घर में गैस होगी, ये हमने जो वादा किया था वो बिना जाति धर्म का कोई भेद किए किया था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने यही कहा है, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा काम मिले, और ये तभी हो पाएगा जब समान नागरिक संहिता होगी, क्योंकि जब तक समान नागरिक संहिता नहीं होगी तब तक अश्विनी उपाध्याय जी, मुस्लिम में भेद रहेगा, 5 साल पुरुष में भेद रहेगा, मिले, और ये भेद सरकार देश के लिए अच्छा नहीं। 5 साल मिले, 5 साल। अश्विनी उपाध्याय जी, इन 5 सालों में ये तमाम वादे पूरे किए जा सकते थे, लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद का जो वादा किया गया है, अश्विनी उपाध्याय जी, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद आपसे समझना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, राष्ट्रवाद है क्या? बुलेट ट्रेन आप चीन से मंगा रहे हैं, यह आपका राष्ट्रवाद है। आप रफाल का मुआहिदा कर रहे हैं फ्रांस से, यह आपका राष्ट्रवाद है। आप पटेल जी की मूर्ति जापान के इंजीनियर से बनवा रहे हैं, यह आपका राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद मुझे समझा दीजिए अश्विनी जी। हुरैरा साहब, राष्ट्रवाद मैं आपको बताता हूं क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब है एक सशक्त भारत, एक संपन्न भारत,
एक स्वस्थ भारत, एक स्वच्छ भारत, एक साक्षर भारत। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, अभी तक जो योजनाएं रही वो इस पूरे बड़े विजन पे हुई नहीं। अभी तक जनरली क्या होता रहा कि ये देखा गया कि हमें 30-35% वोट चाहिए तो 10% वोट यहां से आ जाए, 5% वोट यहां से आ जाए, 8% वोट यहां से आ जाए, हमको 35% वोट मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए, बस उसके बाद लूटो खाओ काम करो। तो ये आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। आज की डेट में बुलेट ट्रेन हमें बना लेना चाहिए था। हमें अगर जापान से लेना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है, हम 5 साल में भारत के विकसित भारत की नींव रखने वाले हैं, जहां हम अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी के टक्कर में आएंगे। और वो कैसे आएंगे? अगर हम एक बुलेट ट्रेन ले रहे हैं तो बाकी बुलेट ट्रेन यहां बनेगी। अभी हमने वंदे भारत जो बनाया पूरी तरीके से भारतीय कंपनी, भारतीय नागरिकों के द्वारा बनाया गया, भारतीय इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे जो भ्रष्टाचार मुक्त विकास, ये जो आप घोषणा, जो भ्रष्टाचार मुक्त विकास प्रधानमंत्री जी ने, जब तक आप करप्शन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को देश की मीडिया के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है और दोबारा उसको इंप्लीमेंट करने की आप बात कीजिए। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है पूरे देश के अंदर? आप मुझे एक नाम बता दीजिए। आपने गांव को गोद लेने की बात की थी। अच्छा सुन लीजिए भाई साहब, लिया, सुन लीजिए, एक गांव को आप मुझे बता दीजिए। अरे आपको सुन तो लीजिए, जुमला बजट है, बिल्कुल जुमला बजट है। आपको नाम बताता हूं, हो कैसे गया? नहीं हो कैसे गया? आप सुनिए, आप देखिए, ये तो जनता तय करेगी कौन सा बजट है, ये तो जनता तय करेगी कौन सा बजट है। मैं पूछ रहा हूं, राम मंदिर का निर्माण होगा। वहीं आपके मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो अभी बयान ये देते हैं कि मंदिर की नींव तो अभी हम रख देंगे जाके। तो ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? घोषणा पत्र में आप कुछ कह रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है। तो सीधी सी बात, एक दो चीजें जो आपकी पार्टी बता नहीं पा रही है, जो पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा है, कि मंदिर की डेट और रफाल की रेट, ये बता दीजिए। ये दोनों बताने में विफल बिल्कुल अश्विनी जी, कहीं ना कहीं आपका घोषणा पत्र और बयान मेल नहीं खाते हैं इसमें। अबू भाई एक मिनट, कश्मीर का आपने चर्चा किया, इसमें कश्मीर में हालात पिछले 5 साल में बद से बदतर हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, या इंडियन मीडिया नहीं कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कह रही है। कौन सा आप उसको भी झुटला दीजिए, आप उसको भी झुटला दीजिए। ठीक है, ये कौन सा? आपने कहा देश को देश में हमारी मशहूर आपकी बात हो गई, मशहूर आपकी बात हो गई। अरे भैया आपका सवाल हो गया ना, साफ करेंगे। नहीं सवाल क्या हुआ? आपका सवाल हो गया, अब जवाब सुनिए। मशहूर मेरे ख्याल से बात हो गई, दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना। कौन है आप? छत्तीसगढ़ में। अरे आप कौन सा बोल रहे हैं भैया? अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ पार्टी से बोल रहे थे, मेरे सामने टीवी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। एमयू स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा अब पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नहीं, कोई भी देखिए आम नागरिक ये सवाल उठा सकता है। अश्विनी उपाध्याय जी देखिए, 1.5 अरे भैया आप पॉलिटिशियन क्यों बोल रहे हैं? आप पॉलिटिशियन की भाषा क्यों बोल रहे हैं? अगर आप एनालिस्ट हैं, आप एनालिस्ट की भाषा रखिए ना। सुनिए, यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार एजुकेशन में 3.1% देती थी टोटल बजट का। आपने कहा 6% आप 6% देंगे, आपने 6% नहीं किया, आपने उसको कम कर दिया। अरे भैया आप एनालिस्ट हैं, सवाल पूछेंगे या पूरा जवाब करेंगे? ठीक है अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजीज जवाब तो सुन लीजिए। जी अबू हुरैरा साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। भारत में 4200 विधायक हैं, 4200 विधानसभा क्षेत्र हैं और पिछले 60 साल में 65 साल में मात्र 900 केंद्रीय विद्यालय खोले गए। 300 केंद्रीय विद्यालय पिछले 5 साल में खोले गए। अब जाके केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1200 हुई है। हमने विजन लिया है कि देश में कम से कम हर एक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय होगा। ये इनको समझ में नहीं आया था, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। आप जरा सोचिए, आजादी के 70 साल के बाद भी आपके भारत के प्रत्येक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा, हमने खोला है, केंद्रीय विद्यालय से हमने खोलने का वादा किया। अध्याय साहब, मैं केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहा हूं। अरे भारत में आपको बता रहा हूं विद्यालय है, ये बताइए भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय है भैया?
कितने केंद्रीय विद्यालय आप बताइए, कितने केंद्रीय विद्यालय आपने कितने खोले बताइए जरा। नहीं कितने थे 2014 से पहले आपने कितने खोले? 1200 अभी टोटल है, जिसमें 300 हमने खोला। 500 टोटल है, तो आपकी जानकारी गलत है। आप जाइए पहले इंफॉर्मेशन लेके आइए सही से। 500 नहीं, गलत डेटा बोल रहे हैं। आज की गलत डेटा 1200 है, आज गलत डेटा टोटल 1200 है, बस केवल 1200 है। 1000 पहले से थे, 1000 पहले से थे, केवल 1200 है। ठीक है, मशकूर फिर गलत डेटा कोट मत कीजिए। ठीक है मशकूर, फिर अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी मैं आ रहा हूं, मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, बिल्कुल जैसा जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक हमला किया गया था और लगातार बयानात दिए गए थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, वैसा ही बिल्कुल अब हमें देखने को मिला। आज जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होता है, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवालात पूछे जाते हैं, लगातार इल्जाम लगाए जाते हैं। देखिए अबू भाई, एक बड़ा पुराना इकबाल का शेर था कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये गुफ्तार के गाजी लोग हैं, किरदार के गाजी नहीं बन सकते और कभी नहीं बन सकते। 2014 में जो इनके पास मुद्दे थे, जो इनके पास झूठे झांसे थे, जो जुमले थे, वो 2019 में एक नहीं है। इन्होंने 2014 में 10 करोड़ रोजगार की बात कही, 80 लाख करोड़ काले धन की बात कही कि 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे, 80 लाख काला धन बाहर से आ जाएगा। बाहर से आना तो दूर, लाखों करोड़ सफेद धन लेकर के छोटा मोदी, खरा मोदी, बड़ा मोदी, ठिगना मोदी सारे लेकर के भाग गए। आपके सामने है, ये मैं नहीं, ये बाकायदा आपके आंकड़े कह रहे हैं। रोजगार 10 करोड़ की जगह 4 करोड़ 70 लाख रोजगार आपने छीन लिए नोटबंदी के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार के एनएसएसओ के आंकड़े कह रहे हैं, और इसमें भी मूल संख्या, बड़ी संख्या आपका महिला रोजगार कर्मियों की है, गांव की है। ये रेडियो आपका बहुत दिन बच चुका है। आप ये बताइए, हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें हैं, अश्वनी मैं आप बताइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं कि नहीं चाहते? बदतमीजियां बंद कीजिए, आप ये बदतमीजियां बंद करो अश्वनी। अगर आप चाहते हो कि ये बहस सभ्य तरीके से हो तो ये बदतमीजियां बंद करो। आप यूनिफॉर्म बदतमीजी बंद करो, नहीं चाहते? आप ये बताइए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीज कांग्रेस के लोग गद्दारी करते हैं, ये कांग्रेस चाहते हैं। आप संविधान से गैर संवैधानिक जबान इस्तेमाल मत कीजिए की भाषा उर्दू पर हो रही है। अगर मैं तो बीच में बोला नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं, लेकिन अश्वनी उपाध्याय को चूंकि इतनी ज्यादा खींच है, इतना ज्यादा क्षोभ है, इतना ज्यादा, अरे बदतमीज आदमी पहले अपनी आवाज बंद करो, मैं सब जवाब दूंगा। केवल 3 विषय बताइए, सब जवाब दूंगा। देखिए इस तरह से नहीं, सब जवाब दूंगा भाई। जवाब देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। के साथ खड़े हो आप, तो घुसपैठियों के साथ खड़े हो आप, तो इस तरह की जबान इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह की जबान इस्तेमाल मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपसे भी सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं, अश्विनी उपाध्याय जी मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं, इस तरह की जबान का इस्तेमाल मत कीजिए। जाहिर सी बात है कि सवाल बीजेपी ने भी उठाए थे, सवाल बीजेपी ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए थे। अब कांग्रेस अगर उठा रही है तो इस पर एतराज नहीं होना चाहिए बीजेपी को भी। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, ये बताएं आर्टिकल 44 पे इनकी क्या राय है, ये आर्टिकल 44 पे अपनी राय बताएं। आज की बहस का मुद्दा हमारा मैनिफेस्टो है, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है आर्टिकल 35 में खत्म करेंगे, 370 खत्म करेंगे। मैं अगर मैं अपनी बात नहीं कह सकता हूं तो क्या ये चैनल भी नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है? क्या इस चैनल पर भी अब सिर्फ अश्वनी उपाध्याय की आवाज आएगी? क्या इस चैनल, इतने सम्मानित चैनल पर भी सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आप तनकीद तो कीजिए, लेकिन इस तरह की तनकीद मत कीजिए जिससे किसी को परेशानी हो। तनकीद जरूर कीजिए आप, लेकिन इस तरह की तनकीद मत कीजिए। अगर बीजेपी ने आपके मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए थे तो आप उठा सकते हैं उनके मैनिफेस्टो पर सवाल, लेकिन इस तरह की तनकीद मत कीजिए। जी, मैं डॉक्टर अजीज आपके पास आ जाऊंगा। डॉक्टर अजीज, मेरी पहले पूरी बात हो जाने दो। बात हो गई। देखिए अबू हुरैरा, मेरी पूरी बात हो जाने दो, क्योंकि आपको मालूम है मैं चिल्ला बहुत सकता हूं, मैं चिल्ला बहुत सकता हूं, लेकिन अश्वनी की आवाज बंद करो।
सुरेंद्र राजपूत साहब, मेरे पास दूसरे भी पैनलिस्ट हैं। अगर आप लोग इस तरह से लड़ेंगे तो डिबेट पर हम बात नहीं कर पाएंगे। आज हम हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से, हिसाब मांग रहे हैं पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या किया है। सुरेंद्र राजपूत साहब, इस तरह से अगर आप लोग लड़ेंगे तो हिसाब हम नहीं मांग पाएंगे। हम बीजेपी से हिसाब नहीं मांग पाएंगे। नहीं, तो मेरी तो वही, सुरेंद्र जी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने तो दरख्वास्त की है, मैंने तो गुजारिश कर रहा हूं, मैंने ठीक है मेरा सारा समय अश्विनी उपाध्याय खा गया। बताए हमारे मैनिफेस्टो, लेकिन अब अगली बार में जब अश्विनी उपाध्याय की बारी आएगी तो मैं उसको बोलने नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं अश्विनी जी, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अबू हुरैरा जी, मैंने कहा अश्विनी जी, मैं आऊंगा। अरे यार बदतमीज, ये अबू हुरैरा, ये बदतमीजी नहीं तो क्या है भाई? ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये बदतमीजी नहीं तो क्या है अबू हुरैरा? डॉक्टर अजीज के पास अब सुन लीजिए, अब सुनिए। अब मैं ठीक है, डॉक्टर अजीज, अखिलेश यादव ने आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो अच्छे दिनों वाला संकल्प पत्र चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए अबू हुरैरा जी, सवाल इस बात का नहीं कि सवाल खड़ा करना है, सवाल ऐसा पैदा ही क्यों हुआ कि जिस तरीके से 2014 में इन्होंने झांसा दिया लोगों को, एक जो इनका संकल्प पत्र था वो जुमला पत्र बनके तैयार हुआ। अभी अश्विनी दुबे को, मैं चौबे को सुन रहा था, वो कह रहे थे साहब हमने जो काम दिया और जो हमने वादा किया था पूरा कर दिया। साहब आप बीबीसी का आंकड़ा देखें अबू भाई कि 346 वायदे इन्होंने संकल्प पत्र में किया था 2014 में, और बीबीसी के आंकड़े के मुताबिक अगर आप आज की रिपोर्ट देखें, एनालिसिस देखें, तो उसमें यह है कि सिर्फ 117 वायदों पर काम सिर्फ हुआ वो भी पूरा नहीं हुआ। बाकी वायदों पे जिक्र तक नहीं हुआ, उस पर कोई चर्चा तक नहीं हुआ। ये इनकी असलियत है, पहली बात आप समझिए। दूसरी बात, मैं कुछ थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। इन्होंने देश को बांटने का कैसे काम किया है ये देखें कि इन्होंने धारा 370 और 35A की बात की। इन्होंने 2014 में भी वादा किया था, ध्रुवीकरण करने का मकसद इनका था, कहीं ना कहीं देश को बांटने का मकसद, लेकिन उस पर काम क्या किया इन्होंने? जब पीडीपी से गठबंधन किया तो इनके एक महासचिव है राम माधव जी, उन्होंने बाकायदे पीडीपी से लिखित में दिया कश्मीर। अरे भाई ये बीमारी है क्या? सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, अरे भाई ये बीमारी है क्या इनको बोलने की? इनको चुप कराइए, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत साहब, भाई मुझे बात करने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बंद करिए आप पहले। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पहले अजीज खान की आवाज, पहले अजीज खान साहब मुझे जो है अबू भाई मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद मेरी आवाज को अगर आपने बंद किया है अबू हुरैरा तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आवाज दोबारा कभी आवाज मुस्तक आ रही है। सुरेंद्र राजपूत साहब, नहीं देखिए सुरेंद्र राजपूत, मुझे शौक नहीं है इस तरीके से बैठने का। मैं आपको सुन रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने उस बदतमीज आदमी की आवाज आपने बंद नहीं की, वो अश्विनी उपाध्याय की आवाज आपने बंद नहीं की, और आपने सुरेंद्र राजपूत साहब, आप कांग्रेस की आवाज बंद कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत साहब, इस तरह से डिबेट नहीं होता है, बात अपनी रखी जाती है। कांग्रेस भाजपा से सवाल भी ना पूछे, आप ये चाहते हैं? मुझे मैं क्या कह रहा हूं, सियासत में हम दुश्मनी कर रहे हैं। बीजेपी से आज हम हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी से 5 सालों का हिसाब हर कोई मांग सकता है, लेकिन उस पर गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की आवाज क्यों दबाई जा रही है? क्यों अश्विनी उपाध्याय बीच में बोल रहे हैं? नहीं, आवाज किसी की नहीं दबाई जा रही है सुरेंद्र राजपूत साहब। और अब आप न्यूज 18 उर्दू पर आज से नहीं आ रहे हैं, न्यूज 18 उर्दू पर आज से नहीं आ रहे हैं। आप बहुत मंझे हुए डिबेटर हैं, और आप ही लोग अगर इस तरह की जबान का इस्तेमाल करेंगे फिर क्या होगा? फिर हम किससे सवाल करेंगे, किससे हम जवाब लेंगे? सुरेंद्र राजपूत साहब सुन लीजिए, मुझे शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अजीज खान, अबू भाई मैं अपनी बात रख रहा था। अबू भाई अबू भाई अपनी बात रख रहा था। अजीज साहब जी अबू भाई मैं अपनी बात रख रहा था, मुझे मौका दिया जाए सर। अजीज साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं कह रहा था कि इनके एक महामंत्री है सर, इनके एक महामंत्री है राम माधव जी, उन्होंने पीडीपी से लिखित समझौता किया था कि जब तक हमारी सरकार चलेगी हम 370 और 35A पर किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप इनका दोहरा चरित्र देखिए। दूसरी बात, कोर्ट ने 4 बार इनसे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का जवाब इनके अटॉर्नी जनरल ने
370 और 35 पे नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात देखें आप, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर साल 12,000 कश्मीरी पंडितों को मैं स्टैब्लिश करूंगा। 5 साल में एक भी कश्मीरी पंडित को इन्होंने स्टैब्लिश नहीं किया। सवाल इस बात का, इनका चरित्र देखिए कि जो 2014 में वायदा किया था कोई काम नहीं किया, 2019 में वही वायदा कर रहे हैं। एक बात इनमें। दूसरी बात देखिए, किसानों के ऊपर इन्होंने कहा साहब 2022 में मैं 2 गुना करूंगा है। आज कृषि विकास दर 2.9 है अबू भाई, 2.9 है। अगर 2 गुना करने का यही रेशियो रहा तो अगला 25 साल तक 2 गुना नहीं होगा। बात समझिए। दूसरी बात, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, नौकरी का कोई हिसाब नहीं दे पाए। अश्विनी जी, मैं 30 सेकंड में मुझे मौका देते। 30 सेकंड मुझे ब्रेक पे जाना है। बेनीवाल साहब भी मेरे साथ हैं, संकल्प पत्र में इन्होंने नौकरी का भी जिक्र नहीं किया, इस संकल्प पत्र में नौकरी का भी जिक्र नहीं किया। ठीक है अश्विनी जी, जवाब ले लेता हूं। इन्होंने एक बात कहा था कि मैंने ध्रुवीकरण नहीं किया। ठीक है सर, एक बहुत अहम बात करूंगा अबू भाई। ठीक है, जल्दी अबू भाई, बहुत अहम बात रखना चाहता हूं, बहुत अहम बात इन्होंने बात रखी। ठीक है, मुझे 20 सेकंड दे दें आप जी। ये 20 सेकंड मुझे दिया जाए, 20 सेकंड अबू हुरैरा साहब, 20 सेकंड। ठीक है, जल्दी से सब बात हो रही है। रुकिए आप, मुझे बात रखने दीजिए। इनको पता ही नहीं है भाई, आप इनको बंद करिए, बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मैं अबू हुरैरा साहब ये कह रहा था, 10 सेकंड में और दे रहा हूं, बात जल्दी से पूरी करिए। सबका विकास कर रहे हैं। देखिए, मैं सबको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। इनके मैनिफेस्टो में देखो, इन्होंने मैनिफेस्टो, सर अबू भाई इन्होंने मैनिफेस्टो में सीधा लिखा है कि विदेशी घुसपैठियों में मुसलमान को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। ये इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा। बताइए इनका चेहरा देखिए, 30 सेकंड से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। विकास की बात। अश्विनी उपाध्याय जी, 30 सेकंड जवाब दे दीजिए डॉक्टर अजीज का। मैं बेनीवाल साहब आ रहा हूं। ये मैनिफेस्टो में लिखा है कि नहीं लिखा है, जरा बता दीजिए आप। हाँ, ये देखिए, पहली बात तो अजीज साहब को पता ही नहीं है 35 या 370 के बारे में। 35 है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL है वो मेरी है, पता है मुझे, लीजिएगा। 370 पढ़ा लिखा आदमी हूं, चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी है। सुन लीजिए पहली बात। हाँ, नहीं आपको फैक्ट नहीं पता है ना, वो मेरी PIL है, गूगल पे देख लीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अरे सर, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, गूगल पे पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ा लिखा आदमी, दिन भर पढ़ता रहता हूं। बाकायदा संकल्प है, खूब पढ़ते हैं हम, हमें मत बताइए आप पढ़ने के बारे में। 370 पूरा ज्ञान है हमको, पूरा ज्ञान है, लागू होना चाहिए। और हम विनम्रता पूर्वक। ठीक है अश्विनी जी, बात हो गई आपकी। अरे बेनीवाल जी आपके पास हूं, पहले 370 ब्रेक के बाद हम इस पर आएंगे। अश्विनी जी, बात हो गई आपकी, मैं 30 सेकंड दिए थे, आप बोल चुके हैं। जेके बेनीवाल साहब, फिर 2019 आया, 2014 में तो हमने देखा था राम मंदिर का वादा किया गया था, 2019 में भी अब कहा गया कि हम संविधान के अंडर में हम देखेंगे, आइन के तहत हम देखेंगे कि मौका तलाश करेंगे कि राम मंदिर बनाया जाए। कहीं ना कहीं राम मंदिर का फिर से वादा, 8वीं बार यह वादा किया है बीजेपी ने। देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात तो ये, देखिए मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा। आज ये आपने बीजेपी के संकल्प पत्र के ऊपर ये डिबेट रखी है, लेकिन इशू मेरा तो देखिए, मेरा धार्मिक इशू है। धार्मिक मतलब मींस राम से कंसर्न है मेरा। राम से उन्होंने क्या वादे किए, ये 2 आपने अपनी इसमें डिबेट में ओपनिंग रिमार्क्स यहां पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर कोशिश संभव तलाशने की कोशिश करेंगे राम मंदिर बनाने के लिए। देखिए मेरा मानना यह है और मेरा रिक्वेस्ट भी यह है, अगर जब बीजेपी अपने संकल्प पत्र में लेती है तो सब संगठनों को लेना चाहिए। मेरा तो निवेदन यह है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पूरे हम भी सब डिबेटों में रहते हैं, आपके भी न्यूज 18 पे हमेशा रहे और जितने पैनलिस्ट हैं तकरीबन हमारे साथ डिबेटों में रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, भगवान राम का विरोध तो करने वाला कोई है नहीं। तो मुझे बताइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। अब आप अपने तरीके से अपने धर्म का अनुष्ठान कुछ भी करिए। आज अगर जो हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है। मेरा सवाल बेनीवाल जी, मेरा सवाल ये था, बार बार वादा किया जा रहा है कि ठगा हुआ महसूस नहीं करते। देखिए वादा नहीं, देखिए ठगा हुआ महसूस नहीं करते क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन की है, उसका कार्य चल रहा है। नंबर 1, वो आपसी समझौते के तहत में चल रहा है, चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व है, पूरे जस्टिस इन्वॉल्व है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर चलिए मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, आ जाइए इसके ऊपर। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है,
40 एकड़ जो 42 एकड़ समथिंग जो है प्लस 6-7 एकड़ जो वो उनकी जमीन है, 48 एकड़ हम देते हैं। वो हलफनामा दे दिया को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है उसको तो दे दिया जाए कम से कम। और वो किसकी है? वो कस्टोडियन सरकार है। वो कहे हम कस्टोडियन नहीं रहना चाहते, आप दे दीजिए, राम मंदिर बने, डिस्प्यूटेड लैंड का बाद में होता रहेगा अगर जो इसका डिले होता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम इसका डिसीजन करेंगे। और हमें उम्मीद है, मैं सारे के सारे संगठनों से निवेदन करता हूं कि राम के ऊपर तो एक हो जाइए। अरे भगवान राम पे तो एक हो जाइए। बेनीवाल साहब, बहुत सीधी सी बात है कि जब कोर्ट में मामला है तो इस पर तो सियासत होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, सियासत तो होनी ही नहीं चाहिए। मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। आमिर हैदर जैदी साहब भी सीपीआई लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सवाल यही है कि बीजेपी का संकल्प पत्र यानी बीजेपी का इंतखाबी मंशूर क्या वोटरों को लुभा पाएगा, क्या बीजेपी की झोली में वोट दिला पाएगा, और क्या बीजेपी की नैया पार होगी संकल्प पत्र के जरिए? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं आमिर हैदर जैदी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र को यानी इंतखाबी मंशूर को कैसे देखा जाए, कैसे आप रेट करते हैं, कितना हकीकत, कितना फसाना? देखिए अबू हुरैरा भाई, जिसकी सरकार होती है उसे तो समीक्षा पत्र लाना चाहिए। संकल्प पत्र तो उसमें इस संविधान जो ये लाए हैं अपना ये संकल्प पत्र, इसमें एक अध्याय समीक्षा पत्र का भी जोड़ देते, चलो अलग से नहीं लाए थे तो बता देते 15 लाख का क्या हुआ सर, बता देते 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान बेरोजगार पूछ रहा था, बता देते काले धन का क्या हुआ जो आप स्विट्जरलैंड से लाने वाले थे, उसमें तो अब ज्यादा जमा हो गया। बता, आपने कहा था डॉलर 34 रुपए 35 रुपए हो जाएगा, आज एशिया की सबसे सस्ती करेंसी रुपया है, एशिया महाद्वीप की ये हालत है। बता देते किसान की आमदनी जो आप दुगनी करने वाले थे फसल, वो क्या हुआ। समीक्षा पत्र भी लाना चाहिए था। और अगर आप ये लाए ही थे, घोषणा पत्र लाए, तो इसमें एक स्कीम किसान को बता देते, एक स्कीम किसान को बता देते कि साहब आप धनिया मत उगाइए, धनिया खरीद के बेचिए, आप करोड़पति हो जाएंगे। वो स्कीम किसान को बता देते। राम मंदिर की बात अभी मेरे सामने हो रही थी। आज से 32 साल पहले जब आडवाणी जी से पूछा गया कि भाई राम मंदिर कानून के दायरे में बनेगा, इसमें उनका कानून कौन होता है राम मंदिर का फैसला करने वाला। आज ये कहते हैं कि हम राम के कानून के अंदर संभावनाएं तलाशेंगे, देश में नफरत फैला के, इतनी हत्याएं करा के आज कानून के दरवाजे पे आके नतमस्तक होते हैं। तो ये राम लला के अंदर जाएं और नाक रगड़ के माफी मांगे कि प्रभु हमने आपको भी छला है, हमने देश की जनता को भी छला है, ये कह के कि आपको ये अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन की कोई बात ही नहीं कर रहा। कहां गए भाई अच्छे दिन? वो आज इन्होंने कहा था गंगा स्वच्छ हो जाएगी, माता गंगा ने बुलाया। गंगा इतनी प्रदूषण है कि आप उसमें कोई जा ही नहीं सकता। गंगा भी स्वच्छ नहीं हुई है। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी तो प्रियंका गांधी ने वहां का पानी चखा है सर। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी कहां है सर? इन्होंने कहा था इतने गांव हम गोद दे रहे हैं, वो तो पैदल चलने लगे होंगे वो गांव। तो वो गांव कहां है जो आदर्श ग्राम है? प्रधानमंत्री के क्षेत्र का ही आदर्श ग्राम दिखा दीजिए मुझे कि वो कितना बड़ा आदर्श बना। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई बात की इन्होंने? स्वास्थ्य पे कोई बात की? एक जमाना था जब रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर वोट मांगा जाता था। आज स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के ऊपर बात होती है। रोजगार के ऊपर ये बात नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि इन्हें जनता वोट देगी। समझ में नहीं आता सर। मशकूर उस्मानी, जो बात आमिर हैदर जैदी साहब करें, इन्हीं के आगे हम चलते हैं कि कई ऐसे वादे हैं जो 2014 में भी किए गए थे, 2019 में भी दोहराया गया। यानी 2014 से 19 के बीच में 5 साल में एक आप तो उसे पूरा नहीं कर पाए। फिर उन्हीं वादों पर क्या वाकई में युवाओं को, आवाम को वाकई में इस तरह से बहकाया जाता है क्या मैनिफेस्टो के जरिए और मंशूर के जरिए? देखिए अबू भाई, ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया है ये 2014 से बहुत मिलता जुलता है। ज्यादातर बातें 60-70% बातें जो हैं वो 2014 के मैनिफेस्टो की जो है वो इसमें इन्होंने रिपीट कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है, इस बात को दिखलाता है
कि सरकार जो है अलग अलग मोर्चों पे जो है वो विफल रही है। देखिए एनएसएसओ की तरफ से जो क्या नाम है डेटा जो लीक हुआ उसमें ये बताएगा पिछले 45 साल के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ देश के अंदर। उन पे अगर आप सवाल कीजिए तो अश्विनी जी जैसे लोग जो है उस पर जवाब देने से जो है घबरा जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आपने पिछले बार जो अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएंगे, मोदी जी खड़े होकर माइक पकड़ के ये कहते थे, और उस वक्त जब कहते थे तो देश के अंदर जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस थे वो डर से कांप जाते थे। मैंने देखा है 2014 के चुनाव में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस थे वो थरथर कांपते थे कि अब तो मोदी जी आएंगे तो हम लोग तो जो है जेलों में कैद होंगे। लेकिन क्या हुआ, पिछले 5 साल के अंदर जो भी करप्ट लोग थे उन तमाम लोगों ने जाके जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है गंगा नदी की तरह हो गई, जाइए उसमें डुबकी लगाइए, उसकी सदस्यता लीजिए, सारा करप्शन चार्ज आपका खत्म हो गया। चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे कहीं की भी बात हो, पूरे मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल की चीजें भी आपके सामने नजर आई, चिटफंड के मामला। बिल्कुल ये तो जनजाहिर है कि बहुत से ऐसे वादे हैं, बल्कि मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि जितने वादे 2014 में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किए थे उसके 34-35% वादे ही सिर्फ पूरे हुए। जी जी जी, बाकी 65% या 60% वादे कहां गए? सवाल तो बनता है। और एक बात ऐड करना चाहूंगा भाई इसमें कि एक कमिटमेंट किया था कि देश के अंदर शांति का माहौल होगा, सौहार्द का माहौल होगा। ये बताइए मुझे कि कौन सा शांति और सौहार्द का माहौल पिछले 5 साल के अंदर हुआ? क्या आप लिंचिंग की घटनाएं नहीं हुई इस देश के अंदर? पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, क्या अखलाक नहीं हुए, क्या अफराजुल नहीं हुए, क्या नजीब को जेएनयू से गायब नहीं किया गया, क्या यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं कराए गए? और साथ ही साथ जहां पे आप बिजनेसमैन की बात करेंगे तो मोदी जी ने वादा किया, इनका कमिटमेंट था कि स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनको जो है मजबूत करेंगे। डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया ये पूरा देश जानता है, लाइन में लगे हैं 100 से ऊपर लोग मर गए। मैं अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं, पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए, सबको मैं बताता चलूं कि नेता ऐप के जरिए हमने आज जो सर्वे कराया था और इस सर्वे में जो हमने सवाल किया था वो सवाल यही था कि आप किस मैनिफेस्टो को ज्यादा रेट करते हैं? एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 के लिए और अब बीजेपी का संकल्प पत्र यानी बीजेपी का मैनिफेस्टो, और इसका रिजल्ट भी आ गया है, इस सर्वे का रिजल्ट आ गया है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह रिजल्ट देख सकते हैं। सवाल यह था कि आप किस मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों मैनिफेस्टो में किसे ज्यादा रेट करते हैं? इसका सर्वे आ चुका है, वो सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर है। लोगों ने बीजेपी को 61.09% लाइक किया है और रेट किया है। इसके अलावा कांग्रेस को 38.91% लोगों ने रेट किया है। यह आज का हमारा सवाल था जिस सर्वे का जवाब आया, और यह सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि 5 साल के बाद अगर आपके 5 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगा जाता है तो मेरे ख्याल से जवाब देना चाहिए, उस पर बहुत नाराज होने या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। 5 साल के कारकर्दगी या काम का हिसाब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी? अरे हिसाब दे रहा हूं, बस 2 मिनट अगर सब लोग चुप हो जाए तो मैं हिसाब दे देता हूं। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी गांव में बिजली पहुंची है पिछले 5 साल में। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक घर में बैंक का खाता खुला है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ कम हुआ है। इंटरनेशनल रैंकिंग है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, उसके उठा के देख लीजिए। तमाम लोगों को मालूम है। अरे सुन तो लीजिए प्लीज, मैंने आपको क्या कहा था? आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। आप अगर अपने आप को यहाँ पे आप अगर निष्पक्ष हैं तो थोड़ा शांत रहिए। उसमें पहुंचा ही नहीं। आप यहाँ पे निष्पक्ष पत्रकार के रूप में बैठे हैं तो थोड़ा निष्पक्षता दिखाइए। आप पॉलिटिशियन की भाषा, अरे भाई साहब सुनिए ना, आप यहाँ निष्पक्ष बैठे हैं या किसी नेता की दलाली कर रहे हैं? यहाँ पे सुनिए पहले, आप मशकूर सुन लीजिए, जवाब सुनिए पहले, सुन लीजिए थोड़ा सा जवाब सुनिए पहले। हाँ जवाब सुनिए, जवाब। दूसरी बात, रेलवे का जाल हमने बिछाया है, हमने सड़कों का जाल हमने बिछाया, और सबसे बड़ी बात ये स्वरोजगार के द्वारा, मुद्रा लोन के द्वारा 15 करोड़ लोगों को जो हमने स्वरोजगार जनरेट किया हमने किया। और जहां तक इन लोगों की बात है, ये वामपंथी लोग चाइना की दलाली करते रहे। ये वामपंथी लोगों ने मजदूरों को मजदूर नहीं बनाया, किसान का इन्होंने शोषण किया। हमारी सरकार ने पहली बार किसानों के लिए
बाकायदा पेंशन स्कीम लागू किया। हमारी सरकार में पहली बार की आवाज मुझे पेंशन स्कीम आई, पहली बार नहीं आ रही है, मात्र 1 रुपए में 2 करोड़ जीवन बीमा आया। ये सब हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार में हुनर हाट हुआ। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आप तक आऊंगा, आपकी आवाज कुछ प्रॉब्लम कर रही है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप सियासत में बिल्कुल मंझे हुए हैं, बहुत मंझे हुए हैं। जो चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि इस तरह के मंशूर या मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद पता चलता है कि उस पर 15 और 20% भी काम नहीं होता है। क्या वाकई में चुनाव के बाद ये मंशूर और ये मैनिफेस्टो ये सब तहा कर रख दिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लोग इनको तहा कर रखता है, जनता उनको तहा कर रख देती है। हमने जब अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम गरीबी की बात करेंगे, तो हमने आरटीआई लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन लाए, राइट टू फूड लाए, मनरेगा लाए, हम प्रथम हरित क्रांति लाए, प्रथम दुग्ध क्रांति लाए, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाए, इस बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं का रिसीवर्स बंद करके ग्रामीण बैंक खोले, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महाजनों से मुक्त कराया। प्रथम हरित क्रांति का एक मेन उद्देश्य था वो। अब आ जाइए आप इस वर्तमान सरकार पर। 2014 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र लेकर के आए थे। अगर हम घोषणा पत्र के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। हम पूछते हैं रोजगार कहां है, तो ये लोग हा हल्ला मचाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि क्या नाम किसानों की आत्महत्या की दर में वृद्धि कम क्यों नहीं हो रही, वृद्धि क्यों हो रही है, फिर ये हंगामा करने लगते हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसानों की लागत मूल्य पर 50% देने की तो बात छोड़ दीजिए, किसानों की लागत मूल्य आपने 50% बढ़ा दी है। आज की डेट में डीजल क्या रेट है, आज की डेट में खाद की बोरी से आपने 5 किलो खाद छीन ली है। 900 रुपए का कट्टा 1300 रुपए में कर दिया है, 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में कर दिया है। तब इनको होने लगती है परेशानी, तो हम इनके फर्दर वादों पर क्या भरोसा करें। इस बार के वादे आप देखिए इन्होंने कहा किसान आयोग बनाया नहीं। अमीर हैदर जैदी सीनियर साहब बैठे हुए हैं यहां पर, किसान आयोग बनाया नहीं, कह रहे हैं कि साहब व्यापारी आयोग बना देंगे, व्यापारी आयोग बना देंगे। इसके बाद आप कह रहे हैं 10 करोड़ रोजगार दिए नहीं, उसके बाद आप रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो जो बात कही कन्फर्म कही, ये लोग जो भी बात कर रहे हैं झुलमुल कर रहे हैं। हमने बताया आपसे, इन्होंने कहा किसानों को पेंशन देंगे 65 साल से ऊपर में। राजपूत जी ठीक है जी। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए भैया, मैं जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस को इस बात के लिए बधाई। कांग्रेस में नेहरू जी गरीबी हटा रहे थे, इंदिरा जी हटा रही थी, राजीव जी हटा रहे थे, अब राहुल जी हटाएंगे। ये इनका समझ में आता है गरीबों के लिए कितने हमदर्द हैं। एक बात मैं बहुत जरूर कांग्रेस की तारीफ करूंगा कि कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा था वो इस बार इनके मैनिफेस्टो में आ गया। पहले ये बैकडोर से देशद्रोहियों का समर्थन करते थे, अब ये खुलेआम आ गए। ये देशद्रोह की धारा हटाएंगे, ये अलगाववादियों का समर्थन करेंगे, ये आर्टिकल 370 करेंगे, ये आज की डेट में अलगाववादियों का समर्थन, ये हलाला का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की उंगली तक नहीं कटी है। हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और एक प्रधानमंत्री हमारा 11 साल जेल में रहा है। आप लोग हलाला की बात करके आपको शर्म नहीं आती? आप महिलाओं की बेइज्जती करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए? आप देश में महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, ठीक है? और महिलाओं के बराबर अधिकार की बात आपसे बताओ, पिछले 5 साल में महिला आरक्षण करके आपके मुंह में दही जमी हुई थी। पिछले 5 साल में महिला आरक्षण में आपके मुंह में दही जमी हुई थी। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको कि पिछले 5 साल में महिला आरक्षण आपने क्यों नहीं पास करवाया? आपने महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास करवाया? आपने 5 साल में महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास करवाया? आपको ही देना है। बीजेपी की सरकार पत्थरबाजों के साथ क्यों? वही जाहिर सी बात कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं? आप 5 साल का पाकिस्तान के साथ क्यों? 5 साल के साथ क्यों? मत मांगिए। डॉक्टर अजीज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मैनिफेस्टो बार नहीं चढ़ती है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मायावती ने भी गद्दारों को सहायता मैनिफेस्टो को चोट किया, को समर्थन कांग्रेस दे रही है, इसमें देशद्रोहियों का समर्थन। अरे भाई, इनको बंद करिए, आपसे बड़ा ये बंद करिए, हल्ला कर रहे हैं ये। अरे भाई, अश्विनी जी को बंद करिए, हल्ला कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई।
अश्विनी जी, नहीं ठीक है, अजीज साहब अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। जी 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 देखिए अबू भाई, बहुत सीधी बात है। ये देश बुलेट ट्रेन का इन्होंने वायदा किया था, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, ये चाप पूछ रहा है कि बुलेट ट्रेन कहां गया। ये देश 100 स्मार्ट सिटी की बात इन्होंने वायदा किया था, पूछ रहा कहां गया। ये इन्होंने 80 लाख करोड़ रुपया काला धन की बात की थी, पूछ रहा है ये देश कहां गया। मैं कहना चाहता हूं ये वही माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने मां गंगा को धोखा दिया, वही नमामि गंगे का आप समझिए 80% जो उसका बजट था वो खर्च तक नहीं हुआ। 80% हकीकत यह है कि कहां कहां धोखा देंगे, ये बेनकाब हो गए पूरी तरह से। ये नोटबंदी और जीएसटी अगर इनकी वाकई में, ये कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है नोटबंदी, मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये क्यों ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं? इनका मकसद सिर्फ है इस देश को बांटो, राज करो, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन इस देश की जनता समझ गई है कि अब ध्रुवीकरण आप नहीं करा पाएंगे, देश को गुमराह नहीं कर पाएंगे। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। किसान चाह रहा है कि वो जो भी फसल उगाए उसका 2 गुना उसको आय चाहिए। ये चाहे जितना हल्ला दंगा करें, इनकी बात अब कोई सुनने वाला नहीं। वो तो गद्दारों के साथ हो चुके हैं पूरी तरह से। राहुल गांधी को आप अच्छा मानते हैं? ठीक है, ठीक है। अरे भाई गद्दार और समझदार की बात न करिए, आप बेनकाब हो गए पूरी तरह से अश्वनी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अश्वनी जी मैं आऊंगा आपके पास। अश्वनी जी, गद्दार हमने डॉक्टर जी आपकी बात हो गई। मैं जेके बेनीवाल जी, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, आप लोगों की बात पूरी हो गई। जेके बेनीवाल साहब आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये कि मुसलमानों के इश्यूज उठाना या फिर हिंदुओं से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको उठाना, राम मंदिर की बात करना, 3 तलाक की बात करना, इस तरह के इश्यूज क्या वाकई में चुनाव में अब सहारा लिया जाता है ध्रुवीकरण करने का? कहीं ना कहीं मनाफरत फैलाने का सहारा लिया जाता है चुनाव में। देखिए अबू भाई, मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूं। देखिए, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, आप ही के देश में हुआ है और हमारे भारतवर्ष में ही हो सकता है ऐसा। इसमें आपने अभी देखा होगा, कुंभ के अंदर 200 देश हमारे बाहर के आए थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और उन्होंने ये कह के गए, संकल्प लेके गए कि हमने भारतवर्ष जैसा देश नहीं देखा जहां इतनी विविधता होते हुए भी कोई निमंत्रण पत्र नहीं, और 20 से 25 करोड़ तक लोग एक जगह इकट्ठा हुए, और आस्था का, संस्कृति का, भारतवर्ष का, और उन्होंने संकल्प नहीं, एक मिसाल कायम की है, वो आपके कुंभ में दिखाया। बेनीवाल जी पहली बार हुआ है क्या? मुझे बताइए, ये बेनीवाल जी पहली बार हुआ है? ये कुंभ तो सदियों से चला आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमने भी कुंभ 2013 में कराया था, महाकुंभ कराया था। लोग बात देखिए, ये पहली बार हुआ है क्या? पहली बार इससे पहले कुंभ नहीं हुआ है क्या? पहली दफा नहीं हुआ था, चला आया है कुंभ। 2013 में कराया था, दिया था, इतना अच्छा दिया था। अरे भैया, हम भी जाते थे, इस पर किताबें जाते थे, वहां से रोके लौट के आते थे। अरे आप क्या जाते थे? 250 देश का, 200 देश का कंट्री, लिख के किताबों में लिखे गए, इससे बढ़िया आयोजन दुनिया में सृष्टि में हो नहीं सकता। ठीक है, बात हो गई, बात कंप्लीट हो गई। अमीर जैदी साहब, उसको आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? ये मैनिफेस्टो या इंतखाबी जो मंशूर होते हैं, घोषणा पत्र, क्या वाकई में पार्टियां ऐसे ही इसे एक तरह से ऐलान कर देती हैं लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? क्योंकि 2014 में जो वादे किए गए 2019 तक पूरे नहीं हुए, 50% भी वादे पूरे नहीं हुए। क्या वाकई में जैदी साहब कोई रोड मैप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसका या उसका रेवेन्यू कहां से है, ये सारी चीजों पर, इन सारी चीजों पर क्या वाकई में ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ वादा कर दिया जाता है? जैदी साहब से पूछिए जरा। देखिए, आपको एक बताया अबू रहरा साहब, अगर सीपीआई का मैनिफेस्टो इस साल आएगा कि नहीं आएगा वो भी बताइए। तो धर्म का चोला होगा। सीपीआई का मैनिफेस्टो कब आएगा? मसला ये है कि 5 साल तक जिस चीज पे इन्होंने सियासत की जवानों के ऊपर, तो इस घोषणा पत्र में अगर ये कह देते कि हम सीआरपीएफ के जवानों और बीएसएफ और असम राइफल के जवानों को पेंशन बहाल कर देंगे अगर हम चुनाव जीते, तो हमें लगता कि हाँ, ये सेनाओं का सम्मान करते हैं। या उनसे कहते थे अगर अब कोई सेना का जवान शहीद होगा, सीआरपीएफ का या असम राइफल का, बीएसएफ का, तो हम आए तो हम उसे शहीद का दर्जा देंगे आधिकारिक रूप से, तो हमारी समझ में आ जाती, ये ऐसा करते। लेकिन मसला ये नहीं, बेरोजगार, अब मैं उस पर आ जाता हूं, मूल समस्या है। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मिनिमम सैलरी
यानी कि जो बेसिक सैलरी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये होगी जो मजदूरों की मांग है कि हम पूरे हिंदुस्तान में अब 18,000 रुपए सबकी करेंगे, एनसीआर क्षेत्र में 20,000 करेंगे। दोनों पार्टी साइलेंट है, चुप है, खामोश है, कोई नहीं बोलने। और सवाल सीपीआई से हो रहा है कि आपका मैनिफेस्टो कब आएगा? मैनिफेस्टो सुन लीजिए, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेंगे इन्हें नहीं पता, आपको बता दूं, शिक्षा पर कितना खर्च करेंगे कम्युनिस्ट इन्हें पार्टी नहीं के पता, लोग हैं, नहीं बताएंगे। लेकिन मैं इनसे को पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, भारत के लोगों को अब अगर मौलिन सिंह के अंदर आपका मैनिफेस्टो की हत्या होगी, आपका मैनिफेस्टो कहां है? तो ये उसे अब हत्या करने वालों को सम्मानित राशि अरे जयदी साहब, उसे आपका मैनिफेस्टो कहां है? भले बताइए, फालतू वाली बातें मत करिए। दूसरे एक चीज और बताता हूं, मैनिफेस्टो चीन में बनेगा या भारत में बनेगा? भाई मैं चुप करो भाई, इनकी आवाज बंद करो। ठीक है अश्विनी जी, सुन लीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। अश्विनी जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अश्विनी जी। जैदी साहब जल्दी से बात पूछ रहा हूं, इनका मैनिफेस्टो कहां है? इनका मैंने वो सवाल कर दिया, सवाल कर दिया। अगर अश्विनी जी मैंने वो सवाल कर दिया है, अश्विनी जी मैंने वो सवाल कर दिया जैदी साहब से जी। मैं सुन लीजिए, मॉब अब ये अगर दोबारा सरकार में आए तो इन्हें ये बताना चाहिए कि अगर जुम्मन की कहीं हत्या होगी तो उसे हत्या करने वाले को कितनी सम्मान राशि ये देंगे, ये भी घोषणा इसमें कर देनी चाहिए थी। मसला ये परेशानी, एक चीज और अबू हुरैरा साहब, एक ऐतिहासिक तथ्य ये हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की वो है ना, वो तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें जुम्मन बेरोजगार नहीं हुआ, क्योंकि जुम्मन को तो साजिशन कांग्रेस ने पहले ही बेरोजगार कर दिया था, वंचित है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र जो भी हो, ठीक है, आवाम से जो वादे किए जाए कम से कम वो वादे पूरे हों, सिर्फ आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। और अब ये जनता ये सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, और चुनाव में ये संकल्प पत्र क्या वाकई में बीजेपी की नैया पार लगाएगा, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके बेनीवाल साहब, मशकूर उस्मानी, अमीर हैदर जैदी साहब, डॉक्टर अजीज, सुरेंद्र राजपूत साहब, अश्विनी उपाध्याय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।